नमस्कार दोस्तों। आज लेखपाल सीरीज की श्रृंखला में हम लोग सामान्य हिंदी का एक हॉट टॉपिक है जिससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। संधि संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि के विषय में अगर संधि किसे कहते हैं देखा जाए तो दो वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसको जो है हम संधि कहते हैं। अब विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन, जो उसके वर्ण जो दो मिलते हैं उनके मिलने से जो परिवर्तित रूप होता है इसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि हिंदी का एक्चुअल यह विषय नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण का जो है वो विषय है। और हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुतायत शब्द जो है सीधा सीधा रखे गए हैं, जिसको आप तत्सम के नाम से जानते हैं। तत्सम का मतलब यही होता है कि जैसा वहाँ था वैसा ही उठा लिया गया। तो तद्भव का मतलब होता है जो उसका बिगड़ा हुआ रूप है उसको तद्भव कहते हैं। तो तत्सम में जो है जितने शब्द हैं उन्हीं में ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और संस्कृत भाषा की जो संधि होती है, दो अलग अलग वर्ण मिल के एक जो विकार उसमें उत्पन्न होता है, वो सामान्य हिंदी के प्रश्नों में भी वही नियम लगता है। और चूँकि यह संस्कृत से लिया गया है इसलिए संस्कृत व्याकरण में जो संधि है वही आपके हिंदी व्याकरण में भी है और वही सारे नियम हैं। तो चलिए संधि को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो है हम आपको थोड़ा सा इसका वो बता दें कि महर्षि पढ़नी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महर्षि पढ़नी जो है बहुत विद्वान संस्कृत में उनको व्याकरण माना जाता है। उन्होंने हिंदी व्याकरण की एक किताब लिखी अष्टाध्यायी, जिसको सब लोग जानते हैं। और जीएस में भी यह प्रश्न पूछता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो वो एक्चुअली संस्कृत व्याकरण की ही किताब है। और व्याकरण उसमें हर चीज़ की आपको जो है ये भाषाएं ऐसी हैं, संस्कृत हो या हिंदी हो, ये बहुत ही साइंटिफिक भाषाएं हैं। और उसको जो है महर्षि पढ़नी जी ने बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से अष्टाध्यायी में सूत्रों को रखा है। और उसका एक जो है वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। जो पढ़नी का चूँकि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में बहुत बड़ी किताब है, तो उसको शॉर्ट करके और उसको लघु सिद्धांत कौमुदी में रखा गया है। खैर, आपके परीक्षा के दृष्टि से जो है जो चीज़ें हैं, अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं अलग से छोटे छोटे टॉपिक पे डिस्कस करके जो है मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में ज्ञान के लिए। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं और कैसे चीज़ें होती हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बार समझ जाने पर नियम जो हैं हर जगह अप्लाई होते हैं और आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कि जो आपके ऑप्शन में या प्रश्न में संधि आएगी कि कौन सी संधि है। तो एक मतलब लीजेंड है या दंत कथा कह सकते हैं, जो भी है। पढ़नी महाराज तपस्या कर रहे थे तो शंकर भगवान के डमरू के आवाज़ से उन्होंने 14 शब्दों को जो है एक जगह रखा, जिसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ज्ञान के लिए आगे मैं जब इसको डिटेल में आपको बताऊँगा तो इसके महत्व को आपको मैं बताऊँगा। संस्कृत में जो है जैसे आप हिंदी में जानते हैं एक स्वर होता है, व्यंजन होता है, उसी तरह से संस्कृत में अच और हल बोला जाता है इसको। तो ये संधि जो है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संस्कृत में जो है स्वर को अच बोला जाता है, व्यंजन को हल बोला जाता है, विसर्ग को विसर्गी बोला जाता है। तो अब अच क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं
वो अच होते हैं। अब स्वर को परिभाषित किया जाए तो स्वतः राजन्ते इति स्वराः जो है हमारे संस्कृत में कहा गया है, मतलब जो स्वयं राज करता है, जिसको बोलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको स्वर बोला गया। हर चीज़ परिभाषित है संस्कृत में, जैसा मैंने बताया यह एक जो है बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। और जैसे अच मैंने बोला, अच, इसको अच बोला जाता है। अब इसमें देखिए आप, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, इसको शार्ट करने के लिए पढ़नी महाराज ने प्रत्याहारों की रचना की। अब इसमें सारे स्वर हैं, अब प्रत्याहार होते हैं। अब अभी जान लीजिए, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ये शुरुआत है आपका अ और यहाँ तक है आपका च, ये हो गया अच। उन्होंने इस सारे स्वरों को जो है इसी में बोल दिया। ये शॉर्टकट है, मतलब फार्मूला है। अब कितना शॉर्ट हो गया ये देखिए, इसमें क्या हो गया, अ ई उ। और एक चीज़ और, जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो उसका पहला सूत्र जो है वह हलंत्यम है, और उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, मतलब इसकी जो हल जो लास्ट में ये जो देख रहे हैं, इसकी जो है कहा गया है कि इत संज्ञा होती है। ये जो लास्ट में हल आपको दिख रहे हैं, हल मतलब व्यंजन जो दिख रहे हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपा, और अगर वो उपदेश में उपदेशे अंत्य हल इत स्यात् का मतलब, अगर उपदेश का मतलब धातु हो गया, सूत्र हो गया, गण हो गया, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये प्रकार होते हैं। उसमें उसके अंत में अगर ये आपका कोई हल अंत में आता है तो उसकी संज्ञा इत होती है और उसका लोप हो जाता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो अब देखिए आप जो है अच में क्या क्या आते हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये देखिए सारे स्वर इसमें आ गए आपके, इसीलिए इसको अच बोला जाता है। अब संस्कृत में जो है री अलग से जो है एक स्वर होता है जो हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। और हल का आप जान ही गए, यहाँ से हल लीजिए, यहाँ से ल, प्रत्याहार बना लीजिए, ये सारे व्यंजन हैं, ठीक है, इसलिए हल बोला जाता है इनको। अब जो है संधि के 3 प्रकार बता दिए मैंने। आज हम लोग जो है स्वर संधि पर चर्चा करेंगे, अच संधि या स्वर संधि, इसका मैंने भेद यहाँ पर कर दिया है। अब संस्कृत के सूत्रों से थोड़ा थोड़ा मतलब मैं हिंट दे के आपको चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे ये होता है। जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का अगर सूत्र देखेंगे तो अका सवर्ण दीर्घा आपको मिलेगा संस्कृत में। 8 तक आप लोग भी पढ़े होंगे संस्कृत, तो ये सब आते थे। हम लोग उस समय बहुत ध्यान नहीं देते थे कि ये क्या चीज़ें हैं, और खैर उतना डिटेल भी नहीं किया जाता था क्योंकि वो हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं होती थी। तो अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि अका सवर्ण दीर्घा, तो इसमें एक चीज़ जो है अक आ रही है। तो अक, अगर प्रत्याहार की मैं बात कर रहा हूँ, अक प्रत्याहार को देखा जाए तो यहाँ तक आएगा ये अक। अक में क्या आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा। अब बताया था आपको इत हो जाएगी संज्ञा इसकी, इसका लोप हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लूँगा। री और ली, ये है। अब कह रहा है सूत्र अक सवर्ण दीर्घ, मतलब अब संस्कृत में जान लीजिए कि जैसे हम लोग छोटा ई, छोटा ऊ पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, तो आप जानते होंगे हिंदी में एक ह्रस्व होता है जिसको हम लोग छोटा बोलते हैं, और एक दीर्घ होता है जिसको बड़ा बोलते हैं। संस्कृत में 3 होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो 3 मात्रा भी संस्कृत में होती है, ये मैं बताऊंगा डिटेल में आपको बाद में कभी। तो अब यहाँ पर देखिए ये सबके लिए कहा गया है। अ ये क्या है, ह्रस्व है, और आ कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ई ये जो है ह्रस्व है, और अगर इसमें ये कर देंगे तो ये इसी का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ऊ कर देंगे, यही इसका दीर्घ हो जाएगा। री का जो है ऐसे लिखा जाता है, चलिए एक आध उदाहरण में मैं बताऊंगा आपको।
इसमें, ठीक है। तो ये अक सवर्णित दीर्घ का मतलब है कि अक प्रत्याहार के जो भी यहाँ पर वर्ण आ रहे हैं इसके बाद सवर्ण मतलब यही फिर आ जाए तो दोनों मिल के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ मिल के दीर्घ हो जाएगा, आ मिल के दीर्घ हो जाएगा, ई मिल के दीर्घ हो जाएगा, ऐसे ये है आपकी दीर्घ संधि। बस यही सूत्र को समझना है आपको, और आप दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण होंगे उसको कर लेंगे। जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे गिरी प्लस ईस है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो एक तो देख लीजिए इसमें ग है, इसके बाद ई है, फिर र है, ई है, फिर ये ई है, फिर स है और अ है। इतने शब्द हैं इसमें। अब ये क्या कह रहा है कि अगर अक के बाद, अक में मैंने बताया आपको अक प्रत्याहार को डिटेल करके कि ये आते हैं अ, ई, उ, री, ली। इनके बाद अगर कोई स वर्ण आए, वही आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये ई है, ये भी ई है, ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब बड़ी हो जाएगा इसके जगह पर। अब इसको जोड़ दीजिए आप, ये क्या आ जाएगा, गिरीश हो जाएगा। देखिए बड़ी ई का मैंने प्रयोग किया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे विद्यार्थी ले सकते हैं, दिखा देते हैं आपको एक और दो उदाहरण मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मिटा ही देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। चलिए, विद्यार्थी है, जैसे बहुत ही पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो इसको तोड़ के भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो वह है, ई है, ये संयुक्त अक्षर है, तो इसका मतलब ये होता है द, य, आ, ये है। अब इसमें क्या करता है कि यहीं पर विद्या को जोड़ के इसका आप देखेंगे तो विद्याधन अर्थी होता है। तो ये अ हो गया और इसका आ हो गया। ये दोनों जो है क्या है, सवर्ण है। मैंने बताया था ये हर्ष होता है और इसका दीर्घ जो होता है वो आ होता है। ये एक ही वर्ण है, अवर्ण ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो सवर्ण है, ये भी अ है और अ है, ये दीर्घ अ है और ये हर्ष अ है। अब दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे आप विद्यार्थी ये है, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे भानु उदय, उदय ले लेते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार जैसे विद्यार्थी है, भानु उदय है, ये सब पूछा जाता है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा मात्राओं को, ठीक है। तो भानु उदय मैंने जैसा बताया आपको, भानु लिखा जाता है ऐसे, भानु प्लस उदय। अब इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा, ये भ हो गया, आ हो गया, न हो गया, उ हो गया, प्लस उ हो गया, द, अ, य, अ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये देखिए दोनों क्या हैं, सवर्ण हैं, अक भी हैं, सवर्ण भी हैं। यहाँ कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मतलब इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब ये उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे
भानुदय। ठीक है, तो ये हो गई आपके दीर्घ संधि। बाकी जितना इस पे देख सकते हैं यही अक प्रत्याहार है, और इन्हीं के सवर्ण अगर कोई आएगा, वर्णों का मेल होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। यही है आपके दीर्घ संधि। आप जितना उदाहरण देख सकते हैं उतना देख सकते हैं। एक री के लिए मैं बता रहा था, आपको लग रहा होगा कि री दीर्घ कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि संस्कृत में री दीर्घ केवल दिखाने के लिए आता होता एग्जाम में नहीं है, हिंदी में आपके आएंगे यही सब, विद्यार्थी, भानुदय, यही सब आएगा आपको। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको कि इनको याद रखिएगा। इसी के सवर्ण अगर कोई आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, यही होती है दीर्घ संधि। अब एक होता है, संस्कृत का ही शब्द है होत्रिकारः। तो ये हो गया आपका होत्रि प्लस ऋकारः। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए यहाँ भी री है, अगर ऐसे देखिए तो ये ह हो गया, ओ हो गया, त हो गया, री हो गया, प्लस फिर री हो गया, फिर क हो गया, आ हो गया, र हो गया, आ हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ के कैसे लिखते हैं संस्कृत में, बस बताने का यही उद्देश्य है। इसको लिखते हैं होत्रिकार। देखिएगा ध्यान से कैसे मैं लिख रहा हूँ। ये दीर्घ इसका ऐसे लिखा जाता है होत्रिकार संस्कृत में। ये दीर्घ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमको नहीं लग रहा है कि दीर्घ संधि में कोई दिक्कत होगी आपको। अ का सवर्ण दीर्घ आपको याद रखना है बस। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार कहाँ से आए हैं, ये है अक प्रत्याहार। बाद में अगर कभी आपको समय मिलेगा तो इस माहेश्वर सूत्र को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और मैं इस पर डिटेल में भी छोटा छोटा जो है एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। अभी भी स्पष्ट हो रही होंगी, लेकिन अभी बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से। आगे मैं जो है इसको डिटेल करूँगा आपके लिए। अब अगला चलते हैं हम लोग गुण संधि पर। गुण संधि, अब पढ़े होंगे आप लोग गुण संधि का भी सूत्र, शायद याद न हो, एक बार मैं बताऊंगा आप लोगों को तो याद आ जाएगा। इसका सूत्र होता है आद गुण। आदेन गुण भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, आद गुण। तो अब इसमें क्या है, देखिए अभी अकार का सब चल रहा है। अ वर्ण से जितने हैं यहाँ से यहाँ तक अकार से ही प्रारंभ होता है, और उसके बाद जो है कोई भी अच आएगा, मतलब स्वर आएगा, और फिर दोनों वर्ण मिल के जो है एक उसमें विकार उत्पन्न करेंगे, मतलब कि कोई उसका रूप परिवर्तन होगा। यही वृद्धि तक आपका यही चलेगा। ठीक है, तो अब आद गुण, गुण अ ए ओ, इसको संस्कृत में गुण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि अ के बाद, अ का मतलब आप लोग क्या समझे, अ और आ दोनों, अ क्या है ह्रस्व है और आ क्या है दीर्घ है। अगर इसके बाद संस्कृत में एक चीज़ और बता दें, जो इसके बाद वृद्धि संधि होती है, ये गुण संधि का अपवाद होती है, मतलब गुण ही संधि होती है, उसके अपवाद स्वरूप जो है इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो दोनों साथ में नहीं, अलग ही करके आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद ई, कोई भी ई का मतलब छोटी या बड़ी हर्ष हुई या वो, उ, री और ली, ये आपके यहाँ नहीं आते हैं। इनको जो है इक बोला जाता है। इक, यहाँ से देखिए अ, उ,
री ली, ठीक है। इसके बाद अगर ये आपके शब्द आते हैं, इक आता है कोई, ठीक है, इक बोल रहा हूँ मतलब इक प्रत्याहार, तो इसमें इक में देखिए क्या क्या आएगा, ये अंत में है तो ये तसे लोप से लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होगी इसकी ई उ री और ली, वही सब मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अ के बाद अगर ये आएंगे तो इसके जगह पर ए हो जाएगा, इसके जगह पर ओ हो जाएगा और इसके जगह पर अर हो जाएगा और इसके जगह पर अल हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। ए अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तो यहाँ जो शब्द आता है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ठीक है। एक का मैंने अ का क्या बताया, कंठ, ई का क्या बताया, तालु, और यहाँ जो विकार उत्पन्न होकर शब्द आता है वो कंठ तालु से बोला जाने वाला शब्द होता है। तो अब आप जैसे उच्चारण में हम लोगों के ए लग रहा होगा कि कहाँ कंठ और तालु होता है, लेकिन इसका सही उच्चारण आई होता है, ए नहीं होता है, आई आई, तो उसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। उच्चारण संबंधित मतलब दोष हैं हमारे, इसलिए हम नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक लॉजिक है जो मैं बताऊंगा जब मैंने बताया आपको अलग से, ठीक है। तो अगर किसी गुण के बाद एक प्रत्याहार का कोई शब्द आता है तो उसके जगह पर ए ओ अर और अल एक आदेश होता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, देवेंद्र आता है, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे समझना है आपको कि ये गुण संधि है। देव को अगर ऐसे लिख लीजिए आप, द ए व अ प्लस ई न द र आ, ये हो गया। ये देखिए मैंने बताया आपको, ये सारे जो है इसके प्रारंभ में आपको दीर्घ को छोड़ दीजिए, गुण और वृद्धि में अकार दिखेगा आपको, अ के बाद क्या आया, इक, इक प्रत्याहार का अगर कोई आता है, ई उ री ली, ठीक है, तो वो क्या होगी, गुण संधि होगी। अब गुण संधि में देखिए अ और ई मिल के क्या है इसके जगह पर, और जिस स्थान पर संधि हो रही है वर्णों की उसी स्थान पे नया शब्द आएगा जो आना होगा, जो भी विकार उत्पन्न होगा। ये नहीं कि आप ले जाके कहीं आगे पीछे जोड़ के लगेंगे खोजने की, ये तो है ही नहीं, नहीं, उसी मतलब स्थान पर, उसी स्थान पे जो है एक आदेश होगा जो भी होगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, ए। अब जोड़ दीजिए, देख लीजिए आप क्या बन रहा है, इसके जगह पर हो गया ए, द ए व ए न द र आ। अब ये हो जाएगा जोड़ देने पर देवेंद्र, व पर ए हो जाएगा देवेंद्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक महोत्सव आता है एग्ज़ाम में आपके, 2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप लोग अपने घर पे जाके ट्राई करिएगा, जितनी भी प्रैक्टिस सेट करते होंगे या किताबें होंगी आपकी सबकी, तो ये हर जगह फिट हो जाएगा आपका फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक प्रत्याहार केवल देखना है, और या आ के बाद एक प्रत्याहार आता है जो जुड़ने से विकार हो रहा है, वो ए ओ अर और अल होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है। 1-2 उदाहरण और देता हूँ मैं आपको, जैसे महोत्सव मैंने बोल दिया तो उसी को दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे गुण होगा। महोत्सव, इसका होता है संधि विच्छेद, आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा, महा
महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा ये भी पूछ सकता है, या इसमें कौन सी संधि होगी ये पूछ सकता है। तो ऐसे भी पूछता है इसमें कौन सी संधि होगी, महाधन उत्सव, या ये क्या बनेगा ये भी पूछ सकता है। तो ये हो गया। अब चलिए उतना लिखता नहीं हूँ। यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, ऊ है। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये इसको आप जान के रखिएगा, दीर्घ हो या हर्ष हो, अ हो या आ हो, उसके बाद एक का कोई प्रत्याहार आ रहा हो, कोई भी शब्द, तो गुण संधि होगी। अब आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, तो क्या होगा, ओ होगा। ओ आदेश इसके जगह पर कर दीजिए। अब ये दोनों हट जाएंगे, इनके जगह पर क्या होगा, ओ आदेश होगा, तो महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जैसे महर्षि आता है एक, अब उसमें री का भी एक उदाहरण आ जाएगा आपका। महाधन ऋषि होता है इसका, महाधन ऋषि। अब इसमें भी यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, आ है और यहाँ पर क्या है, री है। अब देख लीजिए, अ के बाद री, ये यहाँ पर क्या आदेश होगा, अर आदेश होगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा एक मैं ज्ञान की बात बता देता हूँ कि र को आप लोग देखते होंगे कि जैसे प्रकार भी देखते होंगे आप लोग, प्रकार, यहाँ र चला आया, उर्मी, यहाँ र चला गया। तो अब जैसे यहाँ पर अर आदेश हुआ, ये र कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आगे पीछे जाता है। ये र जो है हमेशा हल के तरफ जाता है, मतलब व्यंजन के तरफ जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो अच के तरफ नहीं जाता है, मतलब स्वर के तरफ नहीं जाता है, व्यंजन के तरफ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, म है, ह है, अ है, नहीं अब ये जो है हाँ, और यहाँ पर है, और स है, और ई है। अब मैं क्या बताया आपको कि ये हमेशा जो है हल के तरफ जाता है, हल मतलब व्यंजन के तरफ जाता है। तो अब इसका बन जाएगा महर्षि, ये ऊपर के तरफ आपके र चला गया। अब एक और समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे है प्रकट, प्रकट कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए। ये है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, ये अच के तरफ नहीं जाता है, हल के तरफ जाता है, इसीलिए प्रकट ऐसे होता है। ठीक है, इसके सब नियम हैं, मतलब जनरल साधारण जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए। आप ऐसे ना कह दीजिए कि महर्षि में र ऐसे क्यों लिख दिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। आगे मैं बताऊंगा आपको इसको सबको बहुत डिटेल में। अभी इसको समझते हैं हम लोग, जो पढ़ रहे हैं, जो विषय हमारा है उसको देखते हैं। अब अगली संधि आ गई वृद्धि संधि। अब मैंने गुण में जैसा बताया आपको कि अ के बाद कोई भी इक आए तो वो गुण संधि होती है। अगर एच आए, वृद्धि रेच, आप सूत्र सुने होंगे इसका संस्कृत में, वृद्धि रेची, मतलब कि एच का कोई प्रत्याहार अगर इसके, अभी तो इक था, इसके बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब बताते हैं हम कैसे होगी वो। एच प्रत्याहार आपको देखिए, ये देखिए माहेश्वर सूत्र जो है कितना यूज में मैं ले रहा हूँ इसको। एच प्रत्याहार का क्या शब्द होगा, ये देखिए, एच प्रत्याहार का मैं शब्द ले रहा हूँ, और ये है च, तो उसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, आई आ रहा है, औ आ रहा है। ठीक है, ए, ओ,
अय औ। मतलब अगर अवर्ण के बाद कोई भी एच प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि रेच, एच आ रहा है लास्ट में ना, तो वही एच है। ये एच प्रत्याहार का कोई अगर वर्ण आता है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देखिए, 1+1। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये तो ए है ही, क का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए आप लोग। जो भी हल होते हैं या व्यंजन होते हैं वो बोले जाते हैं स्वर की सहायता से ही, मतलब अच की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूर्ण लिखा है तो मतलब इसमें जो है अच छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं हम। ठीक है, फिर ए का अ। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको कि अगर अवर्ण के बाद कोई भी एच प्रत्याहार का वर्ण आए तो उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब ए का क्या होगा, अय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। ये तो खुद बड़े हैं तो ये वैसे ही रहेंगे, अय औ वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अ और ए मिलके क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इसके जगह पर क्या आ जाएगा, अय आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक कैक। ठीक है, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। देखिए अगर सूत्र आप जानते हैं उसको तो कितनी आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, एक आध उदाहरण और ले लें, जैसे सदा धन ऐव। ये बहुत पूछता है परीक्षाओं में, ये भी पूछता है और सदा धन एव भी पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है। सदा धन एव, इसको हम लोग तोड़ दें। देखिए स अ द आ, ये दीर्घ का हो गया, प्लस यही रहने देते हैं ए व अ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, अ के बाद एच प्रत्याहार का, फिर ए आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों के जगह पर क्या एक आदेश होगा, अय। तो अब यहाँ पर रख के आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सदैव। ठीक है, सदैव में पूछता है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, दीर्घ बता दिया, गुण बता दिया, वृद्धि बता दिया। दीर्घ में क्या था, अका सवर्ण दीर्घ, मतलब उसमें अक प्रत्याहार देखना है आपको। अक प्रत्याहार के सवर्ण कोई प्रत्याहार होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि, मतलब उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, गुण में मैंने क्या बताया आपको कि अवर्ण के बाद अगर कोई अच प्रत्याहार, इक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसमें क्या होता है, ए और अल, ये सब जो है होते हैं। फिर क्या तीसरी चीज़ है, वृद्धि है। वृद्धि में वही है, अवर्ण के बाद जो है कोई भी एच प्रत्याहार का वर्ण है, ए ओ अय औ, तो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब ए का अय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। ठीक है, औ का उदाहरण कुछ है, औ का उदाहरण जैसे ले लेते हैं परम ओजस्वी, ये ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं। एक यहाँ पर ओ का भी हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तेज बताऊंगा क्योंकि अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। परम ओजस्वी, अब इसमें देखिए म में क्या है, अ छुपा हुआ है, ओ है, तो ये अवर्ण के बाद क्या आ गया, एच प्रत्याहार का ओ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ इसके जगह पर क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा परमौजस्वी। तो इसमें आपको पूछ सकता है परमौजस्वी में जो है कौन सी संधि है। अब अगली चलते हैं यण संधि पे। ठीक है, अब हमको नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत कोई दिक्कत, जैसे ये आता है महौषधि आता है, महाधन औषधि, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अ हो जाएगा, यहाँ पर औ हो जाएगा, तो दोनों मिल के क्या होगा,
दीर्घ एकादेश होगा औ ही हो जाएगा तो महौषधि हो जाएगा, ठीक है। ये अब नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं यण संधि पे। आपकी ये जो संधि है यण संधि है, इसका सूत्र होता है इको यणचि। पढ़ा होगा आप लोगों ने इको यणचि 8 में, कक्षा 8 में हम भी पढ़े थे इसको, लेकिन उस समय समझ नहीं पाए थे कि ये होता क्या है। तो ये कहता है कि इका स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय, मतलब संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब? जब इक के बाद यच मतलब कोई अच आए, मतलब स्वर आए, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसका क्या मतलब है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोग। अगर कोई जगह छूट जाएगी तो वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके आप लोग देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 1-2 बार देख लेंगे इस वीडियो को तो हमको नहीं लग रहा है कि संधि आपकी कभी गलत होगी, ठीक है। अब इक के बाद इक के स्थान पर यण एकादेश होता है, मैंने कहा कब? जब इक के बाद कोई अच का वर्ण आएगा तब। अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं, अच का मतलब स्वर आपको बता ही दिया था पहले मैंने। इक में देखते हैं कौन, क्योंकि सूत्र क्या है इको यणचि, मतलब इक के स्थान पर यण एकादेश होता है। कब? जब इक प्रत्याहार के बाद कोई अच का वर्ण आए, मतलब स्वर आए, ठीक है। तो इक में क्या क्या होगा हमारे इक प्रत्याहार में? अब बनाइए आप लोग यहाँ से, ई यहाँ है। अब आप लोग मास्टर हो जाएंगे कुछ देर में, खुद ही बना लेंगे। ये ई है और ये क है, तो इसमें क्या क्या आएगा इक में? ई, उ, री और ली। हिंदी में री नहीं आता है, यही आएंगे आपके ई, उ और री। ये दीर्घ के लिए भी है, ठीक है। ये हमने हर्ष लिखा है, दीर्घ भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जगह पर कह रहा है कि यण। अब यहाँ पर आप यण देखिए, यण में क्या आ रहा है? यण, ये एकदम फार्मूला है। य व र ट क्या है? इत संज्ञा होगी, इसका लोप हो जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका य व र और ल, ये होता है आपका यण प्रत्याहार। आपने देख लिया। ये ई के जगह पर य, उ के जगह पर व, री के जगह पर र और री के जगह पर ल। ये बहुत मुश्किल से हिंदी में नहीं मिलता है, ये संस्कृत में मिलता है, तो ये जानिए आप लोग। ई के जगह पर य, उ के जगह पर व और री के जगह पर र। कब? जब शुरुआत में इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद अच हो। अब उदाहरण से समझ लेते हैं इसको हम लोग कि कैसे होगा। जैसे अध्ययन है, अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उसी को उदाहरण में ले लेते हैं। अब शायद इसको भी मिटाया जा सकता है थोड़ा सा ऊपर से भी। अध्ययन, अध्ययन का क्या होता है? अधिधन अयन होता है। अधिधन अयन। अब इसमें देखिए ये क्या है? अ है, ध है, ई है, अ है, य है, अ है, न है, ठीक है। ये हो गया। तो अब कहाँ वर्णों में विकार आ रहा है? यहाँ देखिए ई है, ई क्या इक प्रत्याहार का है। इसके बाद कोई क्या है? कोई भी अच्छा है, अच्छा है, मतलब कोई भी स्वर आए, इसकी चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ पर अ क्या है? स्वर है, यहाँ पर क्या होगा? यण संधि होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि
इसके बाद अगर कोई भी अच आता है, मतलब स्वर आता है किसके, इक प्रत्याहार के किसी वर्ण के बाद, इक में क्या आया, ई उ री ली, ई मिल गया हमको। अच्छा, ये कोई भी, ये मतलब ई का मतलब यहाँ पर क्या है, वो हर्ष भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, ठीक है। प्लुत यहाँ पर नहीं आता है, प्लुत संस्कृत में मिलता है आपको, ठीक है। तो ई और अ के स्थान पर क्या होगा, य एक आदेश होगा। कर देते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। अ ध, अब इसके जगह पर क्या कर रहे हैं हम, य, फिर अ इन सॉरी ये य और अ न य। अब इसको पूरे को आप जोड़ दीजिए, अ है, ध क्या है, आधा है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, देख लीजिए, तो ये आधा रह जाएगा, नहीं ये ई के स्थान पर होगा ना, ये अ रहेगा, सॉरी, ठीक है, अध्ययन हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसके जगह पर ये एकादेश हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी अच का वर्ण आएगा तो ई के स्थान पर आएगा, ये है, ठीक है सूत्र। तो ई के जगह पर य हो गया, तो ई के स्थान पर ये हो गया, ये बन गया अध्ययन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक आध उदाहरण और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे है इत्यादि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्यादि का उदाहरण देखा जाए, इत्यादि इसका होता है इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिएगा यहाँ पर ये ई हो गया, त हो गया, ई हो गया, आदि, आ हो गया, दो हो गया और ई हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इक प्रत्याहार, फिर देखिए ये ई जो है इक प्रत्याहार का, इसके बाद जो है क्या आ गया, एक स्वर आ गया, दीर्घ आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अब ई के जगह पर क्या आदेश होगा, य होगा। अब ई तो आधा है, इसके जगह पर य होगा, फिर आ होगा, फिर द ई, ठीक है। तो अब ये दोनों मिल के जो है जब जोड़ देंगे तो य और ये या हो जाएगा, ठीक है, और ये तो आधा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इत्यादि, ये या हो गया, ठीक है। हमको लग रहा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इक, अब सूत्र आपको भी क्लियर हो गया होगा। इको अणच, इको का मतलब इक प्रत्याहार के स्थान पर यण एक आदेश होगा, कब, जब इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद तुरंत जो है क्या है, कोई भी अच रहे, ठीक है। एक आधा और उदाहरण दें, जैसे इसमें जैसे अभी देखा आपने इत्यादि, इसी तरह से प्रत्येक भी होता है, ठीक है। प्रत्येक का एक उदाहरण देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद आप करेंगे तो आता है प्रतिधन एक, आपको पूछेगा यही प्रतिधन एक। अब देख लीजिए, ये प्र इसको छोड़ देते हैं, त से ले लेते हैं, ई ए का अ, ठीक है। अब देखिए ये इक प्रत्याहार का वर्ण है, ई आ रहा है, इसके बाद एक स्वर आ गया, देखिए स्वर कोई भी हो सकता है, अच मतलब वो कह रहा है ना कि इको यणच, इक के जगह पर यण एक आदेश होगा, कब, जब उसके बाद इक के बाद यच पर अच आएगा, कोई भी अच आएगा, अ आ ई उ कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, स्वर है, अच है, तो ठीक है, इसके जगह पर क्या होगा, ई के जगह पर य आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बना के देख लीजिए, तो प्र, ये तो क्या रह गया, आधा रह गया, य और ए मिल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या बचा, क, प्रत्येक हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया आपका गुण संधि। एक और आता है स्वागत, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, एक अलग उदाहरण हो जाएगा स्वागत, क्योंकि अभी ई का ही उदाहरण था। तो
इसमें होता है सु प्लस आगत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स उ आ, अब गत को आप लोग तोड़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, उ, इक प्रत्याहार का है कि नहीं है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, आ गया स्वर आ। अब यहाँ पर क्या होगा, यण संधि होगी, यण एकादेश होगा, यण प्रत्याहार से यण ये ले लिए। अब ये क्या है, उ है, उ के जगह पर क्या एकादेश होगा, व। अब यहाँ पर हो गया स, यहाँ पर हो गया व, यहाँ हो गया आ, और ये था आपका गत, ठीक है। वो आ मिल के वाह हो जाएगा, और स आधा रह गया इसलिए स हो जाएगा, और गत हो गया स्वागत, ठीक है, क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया यण संधि। एक बची आपकी अयादि संधि स्वर संधि में, उसको भी खत्म कर लेते हैं। और आपकी परीक्षा में मैक्सिमम क्या, सारे प्रश्न केवल स्वर संधि से आएंगे, विसर्ग और व्यंजन संधि से शायद प्रश्न न रहे एक भी। तो आप स्वर संधि को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, आपके सारे प्रश्न सही होंगे, ठीक है। तो अब एक अंतिम बची है अयादि संधि, उसको देख लेते हैं हम लोग। और इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनिएगा, संधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। अब इसका सूत्र क्या था, याद है आप लोगों को, यचो यवा यावा था इसका सूत्र, अयादि संधि। यचो यवा याव, ये सूत्र था। मतलब एच के बाद एच के स्थान पर ये जो क्रम से लिखा हुआ है ये एकादेश होता है, अगर किसी एच के बाद कोई स्वर आता है तो, ठीक है। अब एच में क्या क्या आएगा आप देखिए, तो यहाँ पर एच ये है, ए ओ ऐ औ, ठीक है। एच है ये ए ओ ऐ औ। इसके बाद क्या क्या कह रहा है, अब इसको अगर तोड़ देंगे आप पूरे को, तो ये देखिए ये है आपका ऐ, यहाँ का अ निकला, औ, फिर ये आ है आय, और ये है आओ, ठीक है। इसको तोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, यही निकलेगा। तो ये हो गया ऐ औ आय और आओ। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, और इसके जगह पर ये एकादेश होता है। हो गई अयादि संधि, यही है। ये जो यवा याव अगर याद है आपको तो आप तुरंत कर लेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण आपको हम दे देते हैं। जैसे पहला ले लीजिए कोई भी शयन, जैसे है से प्लस अन होता है, ठीक है। हमने क्या बताया, एच प्रत्याहार होना चाहिए। एच अभी गुण में हमने क्या बताया आपको, इक प्रत्याहार के बाद कोई भी अगर अच आता है मतलब स्वर आता है। अब यहाँ क्या मैं बता रहा हूँ, एच के बाद, एच प्रत्याहार में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो इसके जगह पर ये एकादेश होता है, अय औ आय आओ आओ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक पहला उदाहरण आपको दिया, ये इसका क्या होगा, तोड़ दीजिए इसको, स ए अ न, ठीक है। शयन, अब ए है और ये क्या है, अ है। एच प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद कोई स्वर आया है तो यहाँ पर अयादि संधि होगी, और इसके जगह पर क्या आदेश होगा, अय आदेश होगा, ठीक है। तो ये है आपका स अ य, इसके जगह पर ए के जगह पर अय आदेश हो गया, यहाँ से देखिए, और अ न अ।
अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो पूरा स हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए य हो गया, इसको जोड़ दीजिए न हो गया, ये क्या हो गया? शयन। समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। शयन का से प्लस अन होता है, ये क्या है? अयादि संधि है, ठीक है। इसी तरह से आप गायक होता है, एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग गायक का। ये इसका पहले का था गायक का होता है गय प्लस अक, गय प्लस अक, ये देगा आपको, पूछेगा कौन सी संधि है, ठीक है। या इसका क्या होगा अगर आप जो है संधि कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये हो गया ग, ये हो गया अय, ये हो गया अ, क, अ। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो यही हो जाएगा। अब कह रहा है कि एच के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है स्वर, देखिए अय के बाद अ आ रहा है ना, स्वर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अयादि संधि होगी। अय के जगह पर क्या कह रहा है? आय आदेश होगा, तो ये हो गया ग। ए के जगह पर क्या आदेश हो रहा है? आय। फिर ये क्या है? अ क अ, जोड़ दीजिए, क्या बन रहा है? गा क्या होगा? गा हो गया, य अ पूरा मिलके य हो गया, और ये मिलके क्या हो गया? क हो गया। ये इसका क्या हो गया? गायक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गायक आपका। इसमें भी अयादि संधि हो गई। इसी तरह से पावक है, पावक का पौ प्लस अक होता है, ये इस पर होगा, पौ प्लस अक है। अब देखिए ये औ है, औ के जगह पर क्या आदेश होगा? देखिए औ क्या है? एच है, एच के बाद ये स्वर आया है, औ के जगह पर क्या आदेश होगा? आव होगा, तो ये हो गया आ व, और ये अक था अक, ठीक है। ये मिलके क्या हो गया? पा, ये मिलके क्या हो गया? पूरा व, और ये क, ये हो गया पावक। अब हमको नहीं लग रहा है कि इस संधि में कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है। एच प्रत्याहार के किसी वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, एच मतलब अच आता है, तो उसके जगह पर क्या होगा? आय, अव, आय और आव आदेश हो जाएगा और अयादि संधि हो जाएगी। एक आध उदाहरण और आप लोग लिख सकते हैं, रबीस जैसे है, रबीस को देख सकते हैं। इसका होता है आपका रो प्लस बीस होता है, ठीक है। ओ है यहाँ पर, उसके बाद अभी तक तो अ का देख रहे थे आप लोग, ये देखिए ये भी क्या है? सब को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ई, ये भी क्या है? एक स्वर है, तो इसके जगह पर ये आ जाएगा आपका, ओ के जगह पर क्या कहा है? अव आ जाएगा, ठीक है। तो रवीस हो जाएगा। ये र ओ के जगह पर क्या आ जाएगा? अव आ जाएगा। अब आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, व ई मिल के वी हो जाएगा, और ये क्या है? स है, तो रवीस हो जाएगा। शायद इसमें कुछ रो प्लस ईस होता है, वीस नहीं होता है, गलत हो गया यहाँ पर। ये रो प्लस ईस होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ठीक है। ये व और ई मिल के ये बड़ी ई होता है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको इधर कर देता हूँ, क्लियर हो जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्लियर नहीं है। रवीस है, तो रवो प्लस ईस मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर रो प्लस ईस, तो र है, ओ है, उसके बाद ईस है मान लीजिए, ठीक है। ओ क्या है? देखिए इसमें एच का ओ है, ओ के जगह पर क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा, तो ये र हो गया, ओ के जगह पर हम क्या लिख देंगे? अव, ठीक है। और ये क्या है? ईस है,
अब देखिए ये पूरा मिलके क्या बन गया र, और ये पूरा मिलके क्या बन गया भी, बड़ी ई है तो भी ऐसे हो जाएगा, और ये क्या है स है, रवीश। ठीक है, ये अयादि संधि हो गई भाइयों, संधि खत्म हो गई आपकी, स्वर संधि। विसर्ग है और व्यंजन है। अब तो विसर्ग और व्यंजन में कुछ हैं जिनकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार देखिए। अब मुझे नहीं लगता स्वर संधि में कोई आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए